Subscribe my YouTube channel, Engineers if you subscribe my YouTube channel, Engineers if you have। जय हिंद। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का ये पार्ट नंबर 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए प्लेन इंक्लाइन एट एंगल फाई टू द हॉरिजॉन्टल एट विच द सॉइल इज एक्सपेक्टेड टू स्टे इन द अब्सेंस ऑफ एनी लेटरल प्रेशर इज नाउन एज। तो कोई हमारी सॉइल है वो फाई एंगल पर हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड है, तो जिस सपोर्ट पर वो झुकी हुई है उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम या उस सपोर्ट को या उस लाइन को क्या कहा जाता है। तो वह लाइन हमारी जो जिस सपोर्ट पर झुकी हुई है उसको या तो नेचुरल स्लोप लाइन कहेंगे, ये भी ऑप्शन सही है। रिपोज लाइन भी उसी को कहा जाता है और फाई लाइन भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो लास्ट सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि वह लाइन जो कि किसी एंगल पर इंक्लाइंड होती है या सपोर्ट होती है लेटरली, उसको हम नेचुरल रिपोज या फाई लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइज ऑफ वाटर टेबल एबव द ग्राउंड सरफेस कॉज। अगर हमारा पानी जो है या वाटर टेबल है वो ग्राउंड सरफेस पर ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो जो हमारी स्ट्रेस हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो हमारा पोर वाटर प्रेशर है और टोटल स्ट्रेस है इनमें इक्वली इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना इंक्रीजमेंट हमको पोर वाटर प्रेशर में देखने को मिलेगा उतना ही हमारा टोटल स्ट्रेस इंक्रीज होगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है टरज़ागीज़ थ्योरी ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन एज्यूम। जो टरज़ागीज़ जी ने थ्योरी दी थी उसने कौन कौन से एजम्पशन जो हैं वो कंसीडर किए थे। तो पहला ऑप्शन दे रखा है सॉइल इज होमोजीनियस एंड फुली सैचुरेटेड। यस, उन्होंने माना था कि जो सॉइल है वो हमारी फुली सैचुरेटेड है और होमोजीनियस एंड आइसोटोपिक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है वाटर एंड सॉइल पार्टिकल आर इनकम्प्रेसिबल। तो ये भी ऑप्शन सही है। जो वाटर था और सॉइल के जो पार्टिकल हैं, वाटर और सॉइल के जो पार्टिकल हैं वो इनकम्प्रेसिबल हैं। तो ये भी बात सही है। ऑप्शन 3 दे रखा है डिफॉर्मेशन ऑफ द सॉइल इज इंटायरली ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। तो ये भी बात सही है। यानी कि जो डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा सॉइल में हमको वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम चेंज के कारण देखने को मिलेगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो लास्ट सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। ये भी ऑप्शन ये दे रखे हैं वो सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द मटेरियल ऑफ बेस ऑफ द कैसा ग्रांडे लिक्विड लिमिट डिवाइस ऑन विच द कप कंटेनिंग सॉइल पेस्ट ड्रॉप इज सॉफ्टर देन द स्टैंडर्ड हार्ड रबर देन। इसमें कह रहा है कि जो कैसा ग्रांडे एपरेटस होता है लिक्विड लिमिट चेक करने का, उससे जब हम टेस्ट करते हैं और उसमें जो सॉइल है, जो सॉइल पेस्ट है वो सॉफ्ट है एज ए हार्ड से, तो हमारा क्या होगा। तो उसकी जो लिक्विड लिमिट है वो हमारी हमेशा बढ़ेगी। तो लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल ऑलवेज इंक्रीज। ऑप्शन नंबर जो है वो पहला ही सही हो जाएगा। जितनी सॉफ्ट क्ले होगी या जितनी सॉफ्ट सॉइल होगी उतना ही जो लिक्विड लिमिट का मान है वो इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए ट्राईएक्सियल शियर टेस्ट इज प्रेफर टू डायरेक्ट शियर टेस्ट बिकॉज। तो हम इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डायरेक्ट शियर टेस्ट है उसके कंपेरिजन में हम ट्राईएक्सियल शियर टेस्ट को क्यों प्रीफर करते हैं, यानी कि ट्राईएक्सियल शियर टेस्ट को हम क्यों बेस्ट मानते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है पहला दे रखा है इट कैन बी परफॉर्म अंडर ऑल 3 ड्रेनेज कंडीशन विद कंप्लीट कंट्रोल। तो ऑप्शन नंबर पहला जो ट्राईएक्सियल शियर टेस्ट है उसमें हम तीनों कंडीशंस में कंट्रोल करके, जो भी ड्रेनेज की 3 कंडीशन होती हैं CU, UU एंड CD, इन तीनों कंडीशन पर हमको पूरा फुली कंट्रोल मिलेगा और इसी कारण से इसको हम बेस्ट मानते हैं। तो जो भी सॉइल का हम जब टेस्ट करते हैं तो कोशिश करते हैं उसको जो टेस्ट किया जाए वो ट्राईएक्सियल शियर टेस्ट से किया जाए। तो ऑप्शन नंबर जो है वो पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, वो कह रहा है प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ पोर प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग टेस्ट इज नॉट पॉसिबल। तो ये भी बात गलत है क्योंकि जो ट्राईएक्सियल टेस्ट है उसमें हम पोर वाटर प्रेशर और चेंज पर दोनों का मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसने नॉट पॉसिबल बोल दिया इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। जो ट्राईएक्सियल की खासियत है उसमें यही है कि इससे जो हम टेस्ट करते हैं उस दौरान हम इस पर पोर वाटर प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम दोनों को टेस्ट कर सकते हैं।
और जो डायरेक्ट शियर टेस्ट होता है उसमें कोई हमारा कंट्रोल पोर वाटर प्रेशर और वॉल्यूम पे नहीं रहता है। दूसरा कह रहा है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन फेलियर प्लेन इज नॉन यूनिफॉर्म, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा कि जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे यूनिफॉर्म होते हैं ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट में। और लास्ट ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज, तो ये तो होगा ही नहीं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो पहला दे रखा है यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ नेचुरल डिपॉजिट, जो एवरेज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है नेचुरल डिपॉजिट की वो कितनी होती है या कैसी होती है, तो हमारी पैरेलल टू सैटिस्फैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द परपेंडिकुलर टू सैटिस्फैक्शन, यानी कि जो एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है इसका मान हमारा जो पैरेलल है वो हमेशा ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू परपेंडिकुलर के। जो ऑप्शन नंबर ये है पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो कि एवरेज जो है वो हमारी के पैरेलल हमेशा ज़्यादा होगी के परपेंडिकुलर के। जब हमारा पैरेलल फ्लो होगा तो वो हमेशा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल के, तो ऑप्शन नंबर जो है वो पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है पैरेलल टू स्ट्रेटिफिकेशन इज ऑलवेज लेस देन परपेंडिकुलर टू स्ट्रेटिफिकेशन, तो ये गलत हो जाएगा कि पैरेलल स्ट्रेटिफिकेशन है वो परपेंडिकुलर से कम होगा, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। इज ऑलवेज सेम इन बोथ डायरेक्शन, तो बोथ डायरेक्शन में सेम नहीं होगा, बोथ डायरेक्शन में तभी सेम होगा जब हमारी सॉइल होमोजीनियस है, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक है, तभी हमारा kx इक्वल टू ky इक्वल टू के एवरेज होगा। नेक्स्ट दे रखा है पैरेलल टू स्ट्रेटिफिकेशन मे और मे नॉट ग्रेटर देन द परपेंडिकुलर टू स्ट्रेटिफिकेशन, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हमेशा जो पैरेलल में कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है वो हमेशा ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन नंबर जो है वो इसका पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, हमको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट यूज करना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है द ड्राई डेंसिटी रेड्यूस्ड बाई एडिशन ऑफ वाटर आफ्टर अटेनिंग ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, यानी OMC प्राप्त होने के बाद अगर हम उस पर पानी ऐड करेंगे जो ड्राई डेंसिटी है वो रिड्यूस होगी। इसका जो कर्व है कुछ इस प्रकार से बनता है कि जब हम टेस्ट करते हैं तो पहले तो बढ़ता है, लेकिन OMC के प्राप्त होने के बाद जो स्ट्रेंथ है वो हमारी रिड्यूस होती है। ये हमारा OMC पॉइंट है। OMC मिलने के बाद जो इसकी ड्राई डेंसिटी रहेगी वो हमारी रिड्यूस होगी। दूसरा ऑप्शन दे रखा है द लाइन जॉइनिंग द पीक ऑफ 3 मॉइस्चर कंटेंट ग्राफ ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 3 कॉम्पैक्टिव एनर्जीज इज कॉल्ड लाइन ऑफ ऑप्टिमम। ये कह रहा है कि मॉइस्चर कंटेंट ग्राफ की 3 पीक बिंदुओं को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसको हम ऑप्टिमम लाइन या लाइन ऑफ ऑप्टिमस लाइन या लाइन ऑफ ऑप्टिमस कहते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट दे रखा है ऑप्शन दे रखा है वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन्ड सॉइल कैन बी कॉम्पैक्टेड टू ए वेरी हाई डेंसिटी एज कम्पेयर टू फाइन ग्रेन्ड सॉइल, तो ये सही बात है कि जो वेल ग्रेडेड सॉइल है उसको हम हाई डेंसिटी से कॉम्पैक्ट करेंगे एज कम्पेयर टू फाइन ग्रेन्ड सॉइल, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दी अबव सभी ऑप्शन जो है वो सही हैं। 8 क्वेश्चन कह रहा है द शियर स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉइल, जो शियर स्ट्रेंथ है वो किसके प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो पहला ऑप्शन दे रखा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल, क्या शियर स्ट्रेंथ जो है वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो पहला ऑप्शन गलत है, नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल, तो क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इंटरनल ऑफ फ्रिक्शन यानी फाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, नहीं होगी, तो ये भी ऑप्शन गलत है। सी दे रखा है डिक्रीज विद इंक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस, तो ये भी गलत हो जाएगा, घटती है नॉर्मल स्ट्रेस के घटने पर, नहीं। ऑप्शन लास्ट दे रखा है डिक्रीज विद डिक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस, तो यही ऑप्शन क्या है हमारा सही हो जाएगा, यानी कि जब हमारे नॉर्मल स्ट्रेस जो है घटेगा तो शियर स्ट्रेंथ भी घटेगी। जो शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है टाउ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाई। एक बार को हम कह सकते हैं कि जो शियर स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेंजेंट ऑफ फाई के, लेकिन डायरेक्ट नहीं कह सकते, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो लास्ट सही होगा कि जो प्रोपोर्शनल अगर सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस का मान अगर घटेगा तो जो टोटल स्ट्रेस है इसका भी मान घटेगा, तो ऑप्शन नंबर लास्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो करेक्ट
ऑप्शन चूज करना है तो पहला ऑप्शन दे रखा है द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफाइंग सॉइल टू अरेंज देम इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। तो ये बात सही है कि जो हम क्लासिफाइंग का ऑब्जेक्ट होता है उसका यह ऑब्जेक्ट होता है कि हम किसी भी सॉइल को अरेंज करें उनकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो पहला ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन दे रखा है इस सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज meant to provide an accepted and systematic method of describing the various type of soil eliminating personal factor। तो यानी जो क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है उसका मतलब यही होता है कि किसी भी सॉइल को हम एक सिस्टमेटिक ढंग से या एक्सेप्टेड ढंग से उसको डिस्क्राइब कर सकें। तो ये भी उसका एक ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दे रखा है द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ग्रेन साइज ऑफ ग्रेन साइज ऑफ द सॉइल। तो जो सॉइल क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट कैटेगरी है वो यही है कि जो हम सॉइल क्लासिफाइड करते हैं उसको एज पर ग्रेन साइज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं। तो ये भी बात सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑल ऑफ दी अबव, जो सभी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन कह रहा है द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इन एन एलिमेंट ऑफ कोहेजनलेस सॉइल विद इन द बैकफिल ऑफ रिटेनिंग वॉल इज। तो इसमें कह रहा है कि जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है कोहेजनलेस सॉइल में यानी कि सैंड में किस प्रकार से रिटेनिंग वॉल पर एक्ट करेगा या किस डायरेक्शन में होगा। तो हमेशा वर्टिकल इफ द सॉइल इज एन एक्टिव स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। मेजर प्रिंसिपल है वो वर्टिकल होगा यदि सॉइल जो है कैसी है प्लास्टिक इक्विलिब्रियम की एक्टिव स्टेट में है। ऑप्शन नंबर इसका जो है पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक ग्रिलेज फाउंडेशन, जो ग्रिलेज फाउंडेशन है ये भी एक फाउंडेशन का प्रकार है, वो क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला दे रखा है इज प्रोवाइडेड फॉर हैवली लोडेड आइसोलेटेड कॉलम। तो यस, जो ग्रिलेज फाउंडेशन है उसको हम हैवली लोड के लिए प्रोवाइड करते हैं। दूसरा ऑप्शन दे रखा है इज ट्रीटेड एज स्प्लिट फाउंडेशन। तो जो ग्रिलेज फाउंडेशन होती है उसको हम एज ए स्प्लिट फाउंडेशन के रूप में ट्रीट करते हैं। तो ये भी बात सही है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है कंसिस्ट ऑफ 2 सेट ऑफ परपेंडिकुलर प्लेस्ड स्टील कॉलम। तो इस पर जो है लोड जो है वो 2 सेट का आता है, यानी कि 2 कॉलम्स का आता है या 2 परपेंडिकुलर बीम का आता है, जो कि स्टील बीम होते हैं उनका जो लोड है वो वहन करती है हमारी ग्रिलेज फाउंडेशन। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 12 क्वेश्चन कह रहा है इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन सॉइल। जो इफेक्टिव स्ट्रेस है सॉइल पर वो क्या है। तो ऑप्शन पहला दे रखा है इंक्रीज वॉइड रेशियो एंड डिक्रीज परमेबिलिटी। तो अगर इफेक्टिव स्ट्रेस लगेंगे सॉइल पर तो वॉइड रेशियो इंक्रीज होगा और परमेबिलिटी डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला गलत हो जाएगा। इंक्रीज बोथ वॉइड रेशियो एंड परमेबिलिटी, तो ये भी बात गलत हो जाएगी कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो दोनों को इंक्रीज करता है। सीधे रखा है डिक्रीज बोथ वॉइड रेशियो एंड परमेबिलिटी, तो ये बात सही हो जाएगा। अगर वॉइड रेशियो कम होंगे तो सीधी सी बात है परमेबिलिटी भी उसकी कम होगी। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी दे रखा है डिक्रीज वॉइड रेशियो एंड इंक्रीज परमेबिलिटी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोमीटर रीडिंग आर करेक्टेड फॉर। जो हाइड्रोमीटर में रीडिंग लेते हैं वो किस किस के लिए करेक्ट की जाती है। पहला ऑप्शन दे रखा है टेम्परेचर करेक्शन, यस करते हैं, टेम्परेचर करेक्शन होता है। मिनिस्कस करेक्शन ये भी होता है और डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन ये भी होता है। तो तीनों जो है वो ऑप्शन सही हैं और ऑप्शन डी में ये दे भी रखा है कि टेम्परेचर, मिनिस्कस एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन, ये तीनों करेक्शन जो है वो हाइड्रोमीटर रीडिंग में हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर रेस्टिंग ऑन ए सॉइल। तो जो अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट है वो किसी सॉइल स्ट्रक्चर पर जब वो रेस्ट की कंडीशन में है तो क्या होंगे। तो ऑप्शन पहला दे रखा है डिक्रीज विद इंक्रीज इन द इनिशियल वॉइड रेशियो। तो पहला कह रहा है कि जो अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट है वो घटेगा या वॉइड रेशियो बढ़ेंगे। तो जो सेटलमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा एच अपॉन एच नॉट इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट। यानी कि जब इनिशियल वॉइड रेशियो अगर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है जो डेल्टा एच है वो मान घटेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही आंसर हो जाएगा। जो सेटलमेंट है वो डिक्रीज होगा इफ़ इंक्रीज इनिशियल वॉइड रेशियो। अगर इनिशियल वॉइड रेशियो है उसका मान
बढ़ेगा तो सेटलमेंट घटेगा। तो पहले ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा दे रखा है डिक्रीज विद डिक्रीज इन दी प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट से इसका कोई संबंध नहीं है। तीसरा दे रखा है इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनिशियल बॉडी रेशियो, इनिशियल बॉडी रेशियो के बढ़ने पर ये घटता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी दे रखा है इंक्रीज विद डिक्रीज इन पोरोसिटी ऑफ सॉयल, तो ये भी गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। नेक्स्ट देख लेंगे 15 क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको चूज करना है। पहला ही ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन कह रहा है इन ए डायरेक्ट शियर बॉक्स टेस्ट द प्लान ऑफ शियर फेलियर इज प्री डिटरमाइंड, तो यस ये बात सही है। तो जो डायरेक्ट शियर बॉक्स टेस्ट होता है उसमें जो फेलियर प्लान होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है, तो इसलिए ऑप्शन ये इनकरेक्ट नहीं है, तो ये सही बात है। दूसरा दे रखा है बेटर कंट्रोल इज अचीव ऑन द ड्रेनेज ऑफ द सॉइल इन ट्राईएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, तो ये भी बात सही है कि जो ट्राईएक्सियल टेस्ट होता है उस पर हमारा बेटर कंट्रोल रहता है ड्रेनेज की सभी कंडीशन पर, तीनों CD, CU और UU पर, तीनों कंडीशन पर हमारा पूर्ण कंट्रोल रहता है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द फेलियर प्लेन इज इन द केस ऑफ ट्राईएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट इज यूनिफॉर्म, यस, तो जो हमारा ये भी बात सही होती है कि जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा ट्राईएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट में तो उसमें जो फेलियर प्लेन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। डी ऑप्शन दे रखा है अनकम्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट कैन बी कैरिड आउट ऑन ऑल टाइप ऑफ सॉइल, तो ये बात गलत हो जाएगी, तो यानी इनकरेक्ट ऑप्शन जो है हमारा लास्ट ऑप्शन है। ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा कि जो अनकम्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट करते हैं उसमें हम सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड क्ले के लिए करते हैं, तो सभी सॉइल के लिए वैलिड नहीं है। तो ये ऑप्शन कह रहा है कि सभी के लिए है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अनकम्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट हम सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड क्ले के लिए करते हैं। 16 क्वेश्चन कह रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग ऑफ ए स्लोप इज द रेशियो, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो हमारा किस किस का अनुपात होता है स्लाइडिंग के अगेंस्ट स्लोप के, तो ये ऑप्शन पहला दे रखा है एक्चुअल कोहेजन टू दैट रिक्वायर्ड टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप, तो ये ऑप्शन सही है। पहला जो एक्चुअल कोहेजन होता है उसके और जो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड रहता है उन दोनों के अनुपात को हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। बी दे रखा है शियर स्ट्रेंथ टू शियर स्ट्रेस अलोंग द सरफेस, तो ये भी बात सही है। जो शियर स्ट्रेंथ होगा उसका और शियर स्ट्रेस सरफेस के अलोंग इन दोनों का जो अनुपात है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज लीस्ट फोर, जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है वो सबसे कम किसके लिए होता है, वो क्ले के लिए होता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो है वो लास्ट सही हो जाएगा। 18 क्वेश्चन कह रहा है डिस्पर्ट टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर इज एन अरेंजमेंट ऑफ कंप्रेसिंग पार्टिकल हैविंग, तो जब हम कोई सैंपल लेते हैं, एक क्ले का कोई सैंपल लेते हैं तो वो हमारे पहले फ्लक्चुएट रहते हैं यानी फ्लक्चुएट स्ट्रक्चर रखते हैं, तो जब हम उसको निकालते हैं तो उसका जो सैंपल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसको हम डिस्पर्स टाइप सॉइल कहते हैं। जो डिस्पर्स टाइप होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा फेस टू फेस होता है या पैरेलल ओरिएंटेशन रखता है, जो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है तो जो सॉइल का स्ट्रक्चर है या अरेंजमेंट है जो वो हमारा फेस टू फेस और पैरेलल ओरिएंटेशन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका है पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन कह रहा है द न्यूट्रल स्ट्रेस इन ए सॉइल मास एज, जो न्यूट्रल स्ट्रेस है किसी सॉइल मास में वो क्या होंगे, तो पहला ऑप्शन दे रखा है फोर्स पर न्यूट्रल एरिया, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा देखा है फोर्स पर इफेक्टिव एरिया, ये भी गलत है। स्ट्रेस टेकन अप बाय द पोर वाटर, ये भी बात सही है। तो जो न्यूट्रल स्ट्रेस हैं वो स्ट्रेस होते हैं जो कि पोर वाटर प्रेशर द्वारा वहन किए जाते हैं, लिए जाते हैं, टेकन किए जाते हैं, सहन किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रल स्ट्रेस जो है वो हमारा पोर वाटर प्रेशर म्यू को ही हम न्यूट्रल स्ट्रेस या न्यूट्रल पोर वाटर प्रेशर कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका डी दे रखा है स्ट्रेस टेकन अप बाय सॉलिड पार्टिकल, तो ये गलत हो जाएगा। सॉलिड पार्टिकल द्वारा वहन किए गए स्ट्रेस को न्यूट्रल स्ट्रेस नहीं कहते हैं, तो जो वाटर होता है पोर वाटर होता है उसके द्वारा जो स्ट्रेस वहन किए जाते हैं उसी को न्यूट्रल स्ट्रेस कहते हैं। 20 क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। द कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल इज रेशियो ऑफ, जो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है वो हमारा
किस किस का अनुपात होता है, तो वो होता है हमारा स्ट्रेन टू स्ट्रेस। ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेन टू स्ट्रेस यानी स्ट्रेन और स्ट्रेस के अनुपात को हम कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो हमारे यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर कंटिन्यूसली वाचिंग दिस लेक्चर। प्लीज लाइक एंड शेयर मैक्सिमम एंड you have any doubt and question, comment down in the comment box. जय हिंद।